हेलो। अपनी आईडी वाईडी ऑन कर दी सर। हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही है? आप लोग एक बार क्लियर कर देंगे? आवाज़ आवाज़ जा रही है बच्चों? तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रोटिस्टा और फंजाई को। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरसेस को, वायरॉइड को, प्रियॉन को और लाइकेंस को। तो हम लोग जो आज का पहला जो हेडिंग होगा, हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा वो होगा वायरसेस। तो हम लोग अपनी हेडिंग बनाते हैं वायरसेस। तो देखो बच्चों, वायरसेस होते क्या हैं। सबसे पहली बात कि वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरसेस क्या होंगे? नॉन सेलुलर होंगे। कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। और कैसे होंगे? इनको एसेलुलर भी बोला जा सकता है। क्या? एसेलुलर बोला जा सकता है। वायरसेस के लिए एक मीनिंग लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी में, वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होगा? वीनम होगा या तो पॉइजनस फ्लूइड होगा। यहां तक चीजें क्लियर? ये कैसे, इनका नेचर कैसा होता है? ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट टाइप के होते हैं, मतलब टोटल पैरासाइट होंगे। जब तक होस्ट के बॉडी के बाहर हैं तब तक तो ये लोग कैसा बिहेव करेंगे? नॉन लिविंग के जैसा। और होस्ट के बॉडी के अंदर इंटर करते ही ये क्या कर देंगे? अपनी रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर देंगे। होस्ट के प्रोटोप्लाज्म का क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरसेस की डिस्कवरी किसने की। वायरसेस पर लेकर 3-4 डिस्कवरीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। हम लोग सबसे पहले उसके बारे में करेंगे डिस्कस, ठीक है? तो वायरस को सबसे पहले खोजा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीजे इवानोव्स्की। क्या नाम था? डीजे इवानोव्स्की। उन्होंने वायरस को खोजा जिसका नाम था टीएमवी। कौन से वायरस को खोजा? उसका नाम था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए बेजरिनिक करके। उनका क्या था? उन्होंने क्या किया बच्चों कि वायरस को एक्सट्रैक्ट किया किसी प्लांट से। किसी प्लांट की पत्ती को लिया और उसको क्या किया? पीस लिया। पीसने के बाद पानी में उसको मिलाकर अदर प्लांट्स पर, हेल्दी प्लांट्स पर क्या किया? छिड़काव कर दिया। तो वो प्लांट्स भी क्या हुए? अफेक्टेड हो गए। वो प्लांट्स भी अफेक्टेड हो गए। तो उन्होंने क्या बताया कि वायरसेस को लेकर एक टर्मिनोलॉजी दी उन्होंने बोला इसे कांटाजियम वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। यहां तक चीजें क्लियर? और टर्म वायरस जो है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा आपकी एनसीईआरटी में। बेचारे को कोई डिस्कवरर नहीं मिल पाए। पहले लिखा गया था, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें लिखा गया था कि पास्टर साहब ने इसका क्या किया? नामकरण किया, टर्म दिया वायरस को। बट बाद में बोला गया कि इवानोव्स्की ने किया। अब जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसके हिसाब से जो टर्म वायरस है वो किसने दिया है? वो टर्म वायरस दिया है बेजरिनिक साहब ने। यहां तक चीजें क्लियर? तीसरे साइंटिस्ट के बारे में हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है जिनका नाम है स्टेनले साहब। स्टेनले साहब ने क्या किया बच्चों? उन्होंने क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया वायरस का। वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया और उन्होंने क्रिस्टल्स को देखकर बताया कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये लार्जली प्रोटीन्स हैं। लार्जली प्रोटीन्स का मतलब क्रिस्टल्स जो हैं मेनली प्रोटीन्स के बने हुए हैं। यहां तक चीजें क्लियर? और जो हमारा वायरस होता है बच्चों, ये कैसा होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है इसे। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है एंड क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में जनरल चीजें, इसकी डिस्कवरी डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम लोग इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, देन डिजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, या टर्म वायरस का मतलब क्या होता है। चलो बच्चों, वायरस मीन, क्या मीनिंग होगी बच्चों वायरस का?
जो मीनिंग होगा उसे बोलेंगे वीनम। क्या बोलेंगे? वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। यहां तक चीजें क्लियर? तो या तो वीनम बोलेंगे या तो बोलेंगे पॉइजनस फ्लूइड। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे डिस्कवर्ड बाय। क्या बनाएंगे? डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की साइंटिस्ट थे डीजे इवानोव्स्की। एक सेकंड बेटा, स्पेलिंग करेक्शन है, इवानोव्स्की। ईयर भी आपको याद रखना है। ईयर कौन सा था? 1892। 1892 में डीजे इवानोव्स्की ने वायरस की डिस्कवरी की। और वो कौन सा वायरस था? वायरस कौन सा था बेटा? वायरस था टीएमवी। कौन सा वायरस था? टीएमवी। से हम लोग बोलेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, वायरस का मीनिंग क्या होता है? वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की इन 1892 में, 1892 में। और जिस वायरस की इन्होंने खोज की वो कौन सा वायरस था? टीएमवी था। क्या था? टीएमवी, जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो था ये टोबैको में डिजीज काज करता था, इसलिए इसको बोला गया टोबैको। हेलो बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बच्चों, इस कारण से इंटरनेट वाली प्रॉब्लम थी, इस कारण से क्लास कुछ देर के लिए इंटरप्ट हुई थी। ठीक है, तो हम लोग वायरस से शुरुआत किए थे, फिर से हम लोग वायरस के बारे में समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है आप लोग को? चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे कि वायरस को क्या बोला गया? वीनस या पॉइजनस फ्लूइड बोला गया। डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की इन 1892 में, 1892 में डीजे इवानोव्स्की ने टीएमवी वायरस की खोज की। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले वायरस की खोज किसने की, तो आपका आंसर क्या होगा? इवानोव्स्की। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि डेट आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। डेट उठा के पूछा जा सकता है नीट में, इसलिए डेट को भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। और टीएमवी वायरस को क्या बोलेंगे? टोबैको मोज़ेक वायरस। यहां तक चीजें क्लियर? टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ये टोबैको प्लांट से इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रखा टोबैको मोज़ेक वायरस। ये काज क्या करता था टोबैको प्लांट्स में? उसकी जो लीव्स थी उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन करता था। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग एक दूसरी डिस्कवरी पर चलते हैं, जो किसने की थी? जो की थी एमडब्ल्यू बेजरिनिक साहब ने। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने प्लांट्स के, इन्फेक्टेड प्लांट्स के पत्तियों को लिया जिसमें वायरस थे और उसको पीसा और पानी के साथ मिक्स किया उस पेस्ट को, और अदर हेल्दी प्लांट्स पर क्या किया? स्प्रे किया। और जो हेल्दी प्लांट्स थे
कुछ दिनों के बाद वो भी क्या हुए, इन्फेक्टेड हो गए, उनमें भी वायरस के सिम्टम दिखने लगे। तो उन्होंने क्या बोला, वायरस को बोला कंटेजियम वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। यहाँ तक चीजें क्लियर। और टर्म वायरस आपकी एनसीईआरटी में, न्यू वाली एनसीईआरटी में दिया गया है कि एमडब्ल्यू बेजरिनेक साहब ने ही दिया था। तो हम लोग अब देखते हैं बेजरिनेक साहब के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एमडब्ल्यू बेजरिनेक। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने बताया वायरस को कि ये क्या होता है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे टर्म वायरस इन्होंने दिया, टर्म वायरस बेजरिनेक साहब ने दिया, टर्म वायरस। एंड वायरस को इन्होंने बोला क्या, वायरस को इन्होंने क्या कहा, कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम। क्या बोला, फ्लूडम, कांटाजियम वीवम फ्लूडम। यहां तक चीजें क्लियर। जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है लिविंग इन्फेक्शियस, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्या होगा बच्चों, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। एमडब्ल्यू बेजरिंग ने क्या किया, टर्म वायरस दिया, वायरस टर्म को दिया, और एक टर्म दिया वायरस को लेकर, कांटाजियम वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। यहां तक चीजें क्लियर। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, इसका भी ईयर आपकी एनसीईआरटी मेंशन की है। इनकी जो डिस्कवरी थी वो थी 18, वो कब थी, 1898 को। 1898 में इन्होंने बताया टर्म वायरस के बारे में एंड कांटाजियम वीवम फ्लूडम के बारे में, कि वायरस जो होता है उसके लिए एक टर्म दिया कांटाजियम वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब होगा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बच्चों देखते हैं WM स्टैनले साहब के बारे में। उनका पूरा नाम लिखा गया है WM स्टैनले। उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया। उन्होंने वायरस को क्या किया, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आप लोग एक बार इसको नोट करना चाहें, नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, बात करते हैं WM स्टैनले के बारे में। स्टैनले, देख भैया, WM स्टैनले जो थे, इन्होंने वायरस को क्या किया, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया और बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने बताया, इन्होंने किया क्रिस्टलाइजेशन
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। इन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। वायरस को क्या किया, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वायरस को इन्होंने क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। और बताया जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, वो कैसे होंगे, कंसिस्ट ऑफ, क्या क्रिस्टल्स जो होंगे कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। जो क्रिस्टल्स होंगे वो प्रोटीन्स के, मेनली या लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए होंगे। किसके बने हुए होंगे, प्रोटीन्स के। और इन्होंने ये चीजें किस ईयर में बताई, ईयर था आपका 1935। 1935 में WM स्टैनले साहब ने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस किया। उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो वायरस के जो क्रिस्टल्स इन्होंने देखे, बताया कि वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। और इस डिस्कवरी के लिए, क्रिस्टलाइजेशन वायरस के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो आपके एनसीईआरटी में टोटल 3 डिस्कवरीज दी गई थी, हमने तीनों यहाँ पर डिस्कस कर ली। टर्म वायरस को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सी रहा है आपकी एनसीईआरटी में। पहले पुरानी एनसीईआरटी में लिखा गया था कि पास्चर साहब ने टर्म वायरस दिया था, बाद में बताया गया कि इवानोव्स्की साहब ने दिया। अभी जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या बोलते हैं कि बेजरिनेक साहब ने टर्म वायरस दिया है। तो अभी अगर सवाल बनता है तो आप लोग आंसर बेजरिनेक साहब को ही लगाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस की प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें वायरस को और लाइकेन को शामिल क्यों नहीं किया गया था। वायरस और लाइकेन, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया था। तो रीजन ये था कि वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन क्या थे, एसेलुलर थे, नॉन सेलुलर थे, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई थी। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो हम लोग लिख लेते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये कैसे होंगे, एसेलुलर होंगे, एसेलुलर होंगे। एंड लाइकेन, और आपका जो लाइकेन है इन्हें क्या किया गया, नॉट मेंशन्ड इन, नॉट मेंशन्ड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस नहीं मिला। रीजन क्या था, वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रियॉन हो गया, ये एसेलुलर थे, एसेलुलर थे या नॉन सेलुलर थे, इस कारण से इनको यहाँ पर कोई प्लेस ही नहीं मिला, इनके लिए कोई एक स्पेसिफिक किंगडम नहीं मिला। ठीक है, ये आज भी बिना किंगडम के हैं। तो हम लोग अब आगे देखते हैं वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि वायरस क्या होगा, नॉन सेलुलर होगा या एसेलुलर होगा। दूसरा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। थर्ड, अगर हम लोग देखें तो इनर्ट होगा, होस्ट के बाहर है तो इनर्ट होगा, और जैसे ही होस्ट में इंटर करेगा तो कैसा, लिविंग जैसा बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, इसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म न होने के कारण आउटसाइड द होस्ट ये क्या होता है, इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। बट जैसे ही होस्ट के अंदर इंटर करेगा तो होस्ट के प्रोटोप्लाज्म का क्या करेगा, यूज करेगा, होस्ट के राइबोसोम का यूज करेगा। इसके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कोई मशीनरी नहीं होती, राइबोसोम नहीं होता, बट जेनेटिक मटेरियल तो होता है। जेनेटिक मटेरियल होने के कारण ये क्या करेगा कि होस्ट के प्रोटोप्लाज्म और राइबोसोम का यूज कर लेगा और क्या करेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए बिल्कुल डाउट नहीं रखना है कि ये प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन बना सकता है, बट कहाँ पर, होस्ट के अंदर होगा तब। अगर होस्ट के बाहर है, होस्ट के बाहर या लिविंग सेल के बाहर है, तब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं और इसे नॉन लिविंग में क्यों रखा गया है, हम लोग उसको भी समझेंगे। तो हेडिंग अपनी बनेगी प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस।
हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। चलो, तो पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा, अगर फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करें तो ये कैसा होगा, नॉन सेलुलर होगा, नॉन सेलुलर होगा, नॉन सेलुलर होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं ए सेलुलर, ए सेलुलर होगा। सेकेंड अगर हम लोग देखें तो कैसा होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, टोटली पैरासाइट होगा। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं आउटसाइड दी, एक सेकेंड बच्चों, outside the host present as inert crystalline form। होस्ट के बाहर कैसा होगा, इनर्ट होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, और कैसा होगा, नॉन लिविंग फॉर्म में होगा, नॉन लिविंग भी होगा। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग इसके आगे की थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं बेटा, तीसरे पॉइंट में, तो ये क्या होता है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से छोटा होगा, बैक्टीरिया से छोटा होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा होगा। दे कैन क्रॉस, फोर्थ पॉइंट अपना होगा, दे कैन क्रॉस, दे कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। ये क्या करता है बच्चों, बैक्टीरिया से छोटा होता है, इस कारण से बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी होता है। रीजन क्या है, आउटसाइड द होस्ट कैसा रहेगा, इनर्ट रहेगा, नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा, होस्ट के अंदर जाएगा तो लिविंग जैसा बिहेव करेगा। ये आपके कुछ पॉइंट्स हुए, प्रॉपर्टीज हुए वायरसेस के, वायरस के कुछ पॉइंट्स हुए, प्रॉपर्टीज हुए। अब हम लोग देखते हैं कि वायरस को क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर बोलते क्यों हैं, वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं बच्चों, सॉरी, वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, तो नॉन लिविंग हम लोग क्यों बोलते हैं। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, किसके पास प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। हम लोग जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक कंप्लीट सेल होगी तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे उसके पास क्या चीजें होनी चाहिए। अगर प्लांट सेल है तो उसके पास सेल वॉल होनी चाहिए, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर इन तीनों चीज में से कुछ भी कम हुआ तो उसे कंप्लीट सेल नहीं माना जाएगा।
इसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ही एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो कैसा होगा, नॉन लिविंग जैसा होगा। और इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पाए जाते, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, असेलुलर टाइप का होता है। तो सेकंड चीज अगर हम लिखना चाहें, सेकंड पॉइंट, तो हम लोग लिख सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट। इसीलिए तो इसे असेलुलर या नॉन सेलुलर बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटोप्लाज्म का एब्सेंट होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का न पाया जाना। यहां तक चीजें क्लियर। थर्ड हम लोग देखते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, इसके पास क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एब्सेंट होती है, मशीनरी एब्सेंट। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का क्या मतलब है बच्चों, इसके पास राइबोसोम नहीं पाया जाता, बट ये जैसे होस्ट के सेल में जाएगा तो उसके राइबोसोम का क्या करेगा, यूज करेगा। पहले तो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का यूज करके ढेर सारी अपनी कॉपी बनाएगा, उसके बाद राइबोसोम की हेल्प से क्या करेगा, प्रोटीन का भी सिंथेसिस कर लेगा। यहां तक चीजें क्लियर। तो टोटल 3 नॉन लिविंग प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस के कंपोजिशन के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, वायरस के कंपोजिशन के बारे में। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, वायरस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड मीन्स जेनेटिक मटेरियल का बना होगा एंड प्रोटीन का बना होगा, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का बना हुआ होगा। हम लोग की अगली हेडिंग बनेगी कंपोजिशन। हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चों कंपोजिशन। अब हम लोग देखते हैं कैसा होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होगा। क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होगा, मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होगा। यहां पर आपका होगा न्यूक्लिक एसिड। और क्या होगा, प्रोटीन, जिसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन की कोट होती है जिसे बोलते हैं कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होगा बच्चों, यही होगा आप इसका जेनेटिक मटेरियल, इसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल। फुल फॉर्म लिखते हैं बच्चों, जेनेटिक मटेरियल। और प्रोटीन कोड को क्या बोलेंगे, प्रोटीन कोड को बोलेंगे, प्रोटीन कोड को बोलेंगे कैप्सिड। क्या बोलेंगे बच्चों, कैप्सिड। यहां तक चीजें क्लियर। वायरस आपका बना होगा कैप्सिड का और न्यूक्लिक एसिड का। जो न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों इसका, यही कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, यही इन्फेक्शन काज करता है। अगर बात करें कि प्रूफ कैसे हुआ कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर उन्होंने प्रूव किया है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शन काज करता है या उसी का ट्रांसफर होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल
कौन कौन से पाए जा सकते हैं। और कैप्सिड का जो फंक्शन होगा बच्चों, कैप्सिड इसकी जेनेटिक मटेरियल को, इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन जो होगा या कैप्सिड जो होगा ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन टू जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कैप्सिड। और जो कैप्सिड की यूनिट होगी उसको बोलेंगे कैप्सोमियर। जो कैप्सिड होगा ढेर सारे कैप्सोमियर से मिलके बना होगा। तो अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो होगा कैप्सोमियर। पहले हम लोग जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कैप्सिड को भी डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह बच्चों वो हो सकता है डीएनए भी और आरएनए भी, बट किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाया जाएगा। किसी भी वायरस में डीएनए आरएनए एक साथ नहीं पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के जो वायरसेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। और अगर बात करें एनिमल वायरसेस की तो वो कैसे हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के हो सकते हैं, इवन वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के भी होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो हम लोग अब इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है यही कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होगा बच्चों यही इन्फेक्शियस होगा। कैसा होगा, इन्फेक्शियस होगा। इन्फेक्शन कौन काज करेगा, जेनेटिक मटेरियल इसका काज करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को। तो जेनेटिक मटेरियल कौन बोला, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। यहां पर एक नोट डालकर हम लोग लिखेंगे बच्चों, एक नोट डालकर लिखेंगे, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए। एक हम लोग नोट डाल के लिख लेंगे जिससे हमें याद रहे कि कोई भी वायरस दोनों डीएनए और आरएनए को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। कोई भी वायरस हो डीएनए और आरएनए दोनों को कंटेन नहीं करेगा। हम लोग अगली स्लाइड पर जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझते हैं। चल भैया, अब अगली स्लाइड होगी अपनी जेनेटिक मटेरियल। चलो, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं डीएनए या आरएनए। अब हम लोग देख लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा। चलो यहां पर हम लोग लिखते हैं डीएनए और यहां पर आरएनए। अब हम लोग डीएनए के बारे में देखते हैं। तो डीएनए जो होगा ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सेकंड आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और हम लोग आरएनए को भी देख लेते हैं।
आरएनए जो होगा आपका, इसको भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में। चलो, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा वो किस वायरस में पाया जाएगा? अब हम लोग यहाँ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। डीएनए और आरएनए जो होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा बच्चों, वो आपका पाया जाएगा कहाँ पर पाया जाएगा? बैक्टीरियोफेज में। यहां तक चीजें क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस को कौन कंटेन कर रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कौन सा वायरस कंटेन कर रहा है? तो 5173 बैक्टीरियोफेज। अब हम लोग देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा T4 बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर T2 बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है बच्चों। T4 बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ऐसा वायरस जो क्या करे? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस वायरस में पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किस वायरस में पाया जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, टीएमवी। क्या दिया गया है? टीएमवी। इसे हम लोग बोलेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। और अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका पाया जाएगा कहां पर? एचआईवी के वायरस में। तो यहां पर हम लोग एचआईवी भी लिख लेते हैं, एचआईवी, जिसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब हम लोग देखते हैं बच्चों डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन से वायरस में पाया जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा रियो वायरस। कौन सा वायरस? रियो वायरस। अगर और एक एग्जाम्पल को हम लोग ऐड करना चाहें तो वाउंड ट्यूमर वायरस होगा या राइस ड्वार्फ वायरस होगा। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखना चाहें, क्या हो सकता है? वाउंड ट्यूमर वायरस। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो होगा राइस ड्वार्फ वायरस। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो वो कहां पर पाया जाएगा? 5173 बैक्टीरियोफेज में। और अगर हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो कहां पाया जाएगा? या तो T2 बैक्टीरियोफेज हम लोग आंसर लगा सकते हैं या T4 बैक्टीरियोफेज। आप लोग बैक्टीरियोफेज भी इसे समझ सकते हैं। देन बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बारे में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा टीएमवी वायरस में एंड एचआईवी का जो वायरस होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है। देन अगर हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें, नॉर्मली होता क्या है? नेचर में जो आरएनए हम लोग जानते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर अगर पाया जाएगा तो कहाँ पाया जाएगा? रियो वायरस में, वाउंड ट्यूमर वायरस में एंड राइस ड्वार्फ वायरस में। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्सिड के बारे में। हम लोग वायरस के कैप्सिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी? कैप्सिड।
अपनी हेडिंग क्या बनेगी बच्चों? कैप्सीड। कैप्सीड। चलो बच्चों, कैप्सीड की यूनिट क्या होगी? कैप्सीड की जो यूनिट होगी उसे बोलेंगे कैप्सोमीटर। क्या बोलेंगे? कैप्सोमीटर। कैप्सीड की यूनिट को बोलेंगे कैप्सोमीटर। आपकी एनसीईआरटी कैप्सोमीटर के दो फॉर्म्स को बताई है, जियोमेट्रिकल फॉर्म्स को बताई है कि कैप्सोमीटर कैसा हो सकता है? हेलिकली अरेंज्ड हो सकता है, और कैसा हो सकता है? पॉलीहेड्रल हो सकता है, और कैसा हो सकता है? पॉलीहेड्रल हो सकता है। तो हम लोग इसके जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट्स को भी देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट्स के बेसिस पर ये कैसा हो सकता है? या तो हेलिकल होगा, या तो कैसा हो जाएगा? पॉलीहेड्रल होगा। या तो हेलिकल होगा, हेलिक्स बनाएगा, या कैसा होगा? पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल। तो हेलिकल का जो एग्जाम्पल होगा बच्चों वो होगा टीएमबी। टीएमबी होगा। टीएमबी का जो वायरस होता है या टीएमबी का जो आरएनए होता है वो हेलिकली अरेंज होता है, और उसी के जैसा जैसे आरएनए अंदर हेलिकली अरेंज होगा देन उसको कवर किए हुए वैसे ही हेलिकली अरेंज क्या होगा? आपका कैप्सोमीटर भी अरेंज होगा। यहां तक चीजें क्लियर? और जो टीएमबी वायरस, जो आपका ये वायरस होगा पॉलीहेड्रल वायरस होगा, उसका एग्जाम्पल आपका होगा बैक्टीरियोफेज। तो हेलिकली अरेंज वायरस जो होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? यहां पर एग्जाम्पल आपका बन जाएगा टीएमबी। क्या होगा एग्जाम्पल? टीएमबी। और बात करें पॉलीहेड्रल की, पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। जो इसका कैप्सोमीटर होगा या तो हेलिकली अरेंज होगा या कैसा होगा? पॉलीहेड्रल होगा। अगर हेलिकली अरेंज है तो कहां पर पाया जाएगा? टीएमबी में। पॉलीहेड्रल है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बारे में और कैप्सीड के बारे में। कैप्सीड का फंक्शन क्या होता है? कैप्सीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को, उसको चारों तरफ से क्या किए रहता है? सराउंड किए रहता है। यहां तक चीजें क्लियर? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ वायरल डिजीज के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एनिमल्स की डिजीज दी गई हैं और कुछ प्लांट्स की डिजीज दी गई हैं, तो आप लोग इसको नोट करते रहिए, ठीक है? तो हम लोग अगली स्लाइड देखेंगे डिजीज के बारे में। अपनी हेडिंग क्या बनेगी? डिजीज। इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पर पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे एनिमल्स के बारे में। चलो तो प्लांट्स की बात करें तो वायरसेस जो होते हैं प्लांट्स में जो डिजीज काज करेंगे, जैसे कि मोज़ेक का फॉर्मेशन करेंगे, लीफ की क्या करेंगे कर्लिंग करा देंगे, या लीफ का क्या करेंगे? रोलिंग करा देंगे, येलोइंग करा देंगे, और क्या करेंगे? वेन क्लियरिंग करा देंगे, या ड्वार्फिज्म को क्या करेंगे? काज करेंगे, ड्वार्फिज्म काज करेंगे, और स्टंटेड ग्रोथ को काज करेंगे। और बात करें अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स में ये मम्स को काज कर सकते हैं। मम्स का मतलब गलसुआ बोलते हैं, जो होगा पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। या तो क्या करेंगे? इन्फ्लुएंजा काज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग थर्ड को देखें तो थर्ड आपका क्या हो सकता है? हर्पीज या हर्प्स हम लोग बोलते हैं। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो होता है एड्स, ये
एड्स को ह्यूमन में काज करते हैं। और कौन सा वायरस होगा? HIV वायरस होगा। तो हम लोग पहले प्लांट्स के बारे में लिखेंगे, प्लांट्स डिजीज के बारे में, देन एनिमल डिजीज के बारे में। तो हम लोग देखते हैं प्लांट्स डिजीज के बारे में जो आपकी NCERT मेंशन की है। प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज काज करते हैं? प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट्स में क्या करेंगे बच्चों? मोज़ेक फॉर्मेशन करेंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन। सेकेंड क्या होगा प्लांट्स में? प्लांट्स में करेंगे लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग। थर्ड क्या हो जाएगा आपका प्लांट्स में? येलोइंग एंड लीफ, सॉरी बच्चों, वेन क्लियरिंग एंड वेन क्लियरिंग। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा? ड्वार्फिज्म या ड्वार्फिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ। तो ये कुछ सिम्टम हम लोगों ने पढ़े प्लांट्स में। अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स में वायरसेस क्या क्या काज कर सकते हैं? एनिमल्स में अगर हम लोग देखें क्या काज करेंगे? मम्प्स, सेकेंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड की बात करें तो एड्स, जो कि कहां पर? ह्यूमंस में करते हैं काज ये लोग। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो यहां पर एक और डिजीज हो जाएगा अपना हर्प्स या हर्पीज। यहां तक चीजें क्लियर? NCERT में कुछ डिजीजेस दिए गए हैं या सिम्टम दिए गए हैं। प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन कर सकते हैं, लीफ रोलिंग या लीफ को कर्लिंग करा सकते हैं, येलोइंग या वेन क्लियरिंग करा सकते हैं, ड्वार्फिज्म काज कर सकते हैं या ड्वार्फिंग काज कर सकते हैं, एंड स्टंटेड ग्रोथ को क्या करेंगे? शो कराएंगे। और एनिमल्स में अगर हम देखें तो मम्स काज कर सकता है, ये इन्फ्लुएंजा काज कर सकते हैं, ह्यूमंस में एड्स काज कर सकते हैं एंड हर्ब्स। एग्जाम्पल्स बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। ये आपकी NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? डिस्कस किया। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े वायरस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वायरॉइड के बारे में। तो हम लोग पहले इसको NCERT से देख लेते हैं। वायरस के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? NCERT से पढ़ लेते हैं। हम लोग अब देखेंगे NCERT को। चलो बच्चों, in 5 kingdom classification of Whittaker there is no mention of, हमने आपसे बताया लाइकेन को एंड सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। RH व्हिटेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन एंड कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन को कोई प्लेस नहीं मिला। ठीक है? All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification. Viruses को बच्चों कोई क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं मिला, कोई प्लेस नहीं मिल पाया अभी तक। They are not considered true living. इन्हें ट्रू लिविंग भी नहीं माना जाता। रीजन क्या है? इनमें प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, इनके पास सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर। कैसा होगा बच्चों? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन। हमने आपसे बताया ये कैसे होंगे? इनर्ट क्रिस्टलाइन होंगे आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर अपने होस्ट के बाहर हैं या लिविंग सेल के बाहर हैं तो कैसे स्ट्रक्चर होंगे? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे, नॉन लिविंग फॉर्म में होंगे। हम लोग अगली स्लाइड को देखते हैं।
वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट। अगर ये किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी को क्या करते हैं, हैक कर लेंगे अब या टेक ओवर कर लेंगे ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट। करेंगे क्या, रिप्लिकेट करेंगे खुद को क्या करेंगे बच्चों, खुद को रिप्लिकेट करेंगे, किलिंग दी होस्ट। खुद को रिप्लिकेट कर लेंगे, अल्टीमेटली होस्ट को क्या करेंगे, किल कर देंगे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? हमने दोनों प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। इसके वायरस मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। हमने आपको बताया कि वायरसेस को क्या बोला गया, वीनम बोला गया या पॉइजनस फ्लूइड बोला गया। डिमिट्री इवानोवस्की साहब ने 1892 में क्या किया, रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब्स एज काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज। टोबैको में उन्होंने क्या देखा कि मोजाइक फॉर्मेशन हो रहे थे, कहां पर, टोबैको में। तो यहीं से इन्होंने डिस्कवर किया टीएमबी को। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये कैसा था, बैक्टीरिया से छोटा था, और बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को क्या कर रहा था, क्रॉस कर जा रहा था। बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर को भी ये क्या कर रहा था, पार कर जा रहा था। M.W. बेजरिनेक, इन्होंने क्या किया 1898 में डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट को लिया, उसको क्या किया, क्रश किया, उसकी पत्तियों को क्या किया, पीसा, और उसमें कुछ पानी मिलाकर हेल्दी प्लांट्स पर क्या किया, स्प्रे किया। एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको के कुछ इन्फेक्टेड एक्सट्रैक्ट को लिया, कैन काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। और इन्होंने क्या देखा कि हेल्दी प्लांट्स को भी क्या कर रहा है, ये इन्फेक्ट कर दे रहा है। एंड नेम द न्यू पैथोजन, इन्होंने नाम दिया नए पैथोजन को वायरस। यहां पर बेजरिनेक साहब ने वायरस टर्म दिया, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बोल रही है। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज, फ्लूइड को क्या बोला, कैंटाजियम वीवम फ्लूडम, जिसका मतलब क्या है बच्चों, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब अगले साइंटिस्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अगले साइंटिस्ट थे आपके WM स्टेनले साहब। इन्होंने 1935 में क्या किया बच्चों, शोज दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। इन्होंने वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज्ड किया और बताया क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। कैसे थे, लार्जली प्रोटीन्स के बने हुए थे। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, ये स्पेसिफिक होस्ट के बाहर, होस्ट सेल के बाहर क्या थे, आउटसाइड जो थे, कैसे थे, इनर्ट थे। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट या टोटल पैरासाइट होते हैं। होस्ट के अंदर होंगे तो लिविंग जैसा बिहेवियर शो करेंगे, अगर होस्ट के बाहर हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की। अब देखते हैं हम लोग अगली स्लाइड को। इन एडिशन टू प्रोटीन, बोल रहा है एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस क्या कंटेन करेगा, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। वो क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। हमने आपसे बताया कोई भी वायरस आरएनए और डीएनए दोनों को कंटेन नहीं करेगा, नोट करके हमने आपको लिखवाया था। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन होगा। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, यही कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, यही इन्फेक्शन को काज करेगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। हमने आपको लिखाया था कि जो प्लांट्स वायरसेस होंगे वो कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। बट वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स एनिमल्स, जो एनिमल वायरस होंगे बच्चों, वो आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और कैसे हो सकते हैं, और हो सकते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, हमने आपको बताया बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज
कौन सा वायरस होता है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करे? इन्फेक्ट करे या इन्फेक्शन काज करे या बैक्टीरिया को क्या करे? किल करे। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। मींस बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड वायरस को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा? कंटेन करेगा। दी प्रोटीन कोट, अब हम लोग देखते हैं बच्चों प्रोटीन कोट के बारे में। प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। हमने आपसे बताया प्रोटीन्स की जो यूनिट होंगी क्या होंगी? कैप्सिड की यूनिट क्या होगी? कैप्सोमियर होगी। प्रोटेक्ट्स द, ये करता क्या है? प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल। ये कैप्सोमियर जो होगा ये कैसा अरेंज हो सकता है? हेलिकल और पॉलीहेड्रल। हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखवाया। हेलिकल का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? टीएमबी होगा। एंड पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? बैक्टीरियोफेज होगा। जियोमेट्रिकल फॉर्म या जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरसेस काजेस डिजीज लाइक, कौन से डिजीज को काज करेगा? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। इन्फ्लुएंजा एंड एड्स इन ह्यूमन। एनिमल्स में या ह्यूमंस में ये सारे डिजीज को क्या करेगा? काज करेगा। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में। इन प्लांट्स सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग। क्या करेगा? मोज़ेक का फॉर्मेशन कर देगा, लीफ का रोलिंग कराएगा, कर्लिंग करा देगा, येलोइंग कराएगा एंड वेन क्लियरिंग करेगा, ड्वार्फिंग करेगा एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? चलो यहां पर एक फिगर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये जो आपका फिगर है ये है टोबैको मोज़ेक वायरस का। क्या फिगर है बच्चों? टोबैको मोज़ेक वायरस का। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसका कैप्सिड है एंड ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या होता है? आरएनए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कैसा अरेंज है? हेलिकली अरेंज है। कैसा अरेंजमेंट है इसका? हेलिकली अरेंज है बच्चों, ये हेलिकली अरेंज है। यहां तक चीजें क्लियर? और इसकी जो यूनिट होगी तो क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। जो कैप्सिड होगी उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। अगर हम बात करें टीएमबी की तो जो कैप्सिड होती है वो टोटल मिलके बनी होती है 2130 कैप्सोमियर की मिलके बनी होती है। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर में जो आपका दिया गया है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या आपका है? बैक्टीरियोफेज। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ये है पॉलीहेड्रल। इसका हेड हम लोग देख पा रहे होंगे कैसा है? पॉलीहेड्रल टाइप का है। और ये करता क्या है? यहां पर इसके क्या रहता है बच्चों? यहां पर इसके जेनेटिक मटेरियल होगा, यहीं पर जेनेटिक मटेरियल होता है इसका। ये करेगा क्या? बैक्टीरिया के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे इसके पास क्या है? टेल फाइबर है बच्चों, टेल फाइबर है। ये इसका कॉलर वाला पोर्शन है, ये हेड का पोर्शन है और ये टीथ है। ये जो होता है बच्चों टेल फाइबर, इसके हेल्प से ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाएंगे। और जैसे हम लोग हवा भरते हैं, पंप, हम पता है हम लोग को ना, साइकिल में हवा भरते हैं जैसा पंप होता है, बैठने के बाद ये पंप जैसा नीचे आएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा? बैक्टीरिया में रिलीज कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर? ये कैसे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल पहुंचाएगा? जैसे हम लोग हवा भरते हैं साइकिल्स में ना, साइकिल में या बाइक में पंप होता है, उसके जैसा ही ये बैठेगा, बैक्टीरिया के क्या करेगा? बॉडी पर बैठ जाएगा और ये नीचे आएगा पंप की तरह और अपने जेनेटिक मटेरियल को यहां से रिलीज कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर? चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायरॉइड के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? वायरॉइड के बारे में। चलो हमारी अगली हेडिंग बनेगी वायरॉइड। वायरॉइड्स। हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों, ठीक है? मान लेते हैं ये आपका एक
वायरस है। ये आपका क्या हो गया? वायरस हो गया। इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है। यहां तक चीजें क्लियर? अब देखते हैं बेटा, ये इसका कैप्सिड है। क्या है? कैप्सिड। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड है इसका। अगर हम इसके जेनेटिक मटेरियल को अलग कर दें और अगर बच्चों हम इसके जेनेटिक मटेरियल को अलग कर दें एंड इसके प्रोटीन को अलग कर दें, सिर्फ हम ये समझने के लिए कर रहे हैं बेटा, जिससे हमें वायरॉइड और प्रियॉन के बारे में बेहतर ढंग से समझ आ सके। अगर कोई भी वायरस है, हमने इसके जेनेटिक मटेरियल को अलग किया और प्रोटीन को अलग कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? वायरॉइड बोलेंगे। वायरॉइड जो होता है उसके पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती, प्रोटीन की कोई भी कोटिंग नहीं पाई जाती। और जो प्रियॉन होता है बच्चों, प्रियॉन जो होता है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। कैसा होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, बट उसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि मान लेते हैं हम इसके न्यूक्लिक एसिड को अलग कर देते हैं एंड कैप्सिड को अलग कर देते हैं, तो बस समझाने के लिए हमने आपको ये चीजें बताई हैं। इसे हम क्या बोल देंगे? वायरॉइड। इसे बोल देंगे वायरॉइड्स। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? अब आप देख पा रहे होंगे कि वायरॉइड के पास सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और प्रियॉन के पास क्या है? ओनली उसका कैप्सिड है या प्रोटीन का कोट है या सिर्फ प्रोटीन है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वायरॉइड के बारे में। ये हमने समझने के लिए किया था। अगली स्लाइड पर हम लोग अच्छे से देखते हैं वायरॉइड के बारे में। क्या देखते हैं बच्चों? वायरॉइड के बारे में। तो अपनी हेडिंग बनेगी वायरॉइड, वायरॉइड्स। ठीक है, चलो तो अब हम लोग वायरॉइड के बारे में बताते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर इन 1971। हम लोग ईयर याद रखेंगे क्योंकि ईयर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की? टीओ डाइनर साहब ने। टीओ डाइनर साहब ने वायरॉइड की डिस्कवरी की। वायरॉइड के पास सिर्फ क्या होगा? उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। कैसा होगा? फ्री होगा। आप लोग पिछले स्लाइड पर देख सकते हैं कैसा है ये? फ्री है, जेनेटिक मटेरियल फ्री है, इसके ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर नोट करेंगे। हम लोग सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट हमारा होगा का जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? फ्री होगा। और कैसा होगा? लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। लो मॉलिक्यूलर वेट का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। यहां तक चीजें क्लियर? इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा फ्री होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा और क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। ये कैसा होगा? विदाउट प्रोटीन कोट होगा। यहां पर प्रोटीन की कोई कोटिंग नहीं होगी। विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट। एंड क्या होगा बच्चों? स्मॉलर देन वायरसेस होगा। वायरसेस से क्या होगा? छोटा होगा। वायरस से छोटा होगा। स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा होगा। और ये एक डिजीज काज करेगा प्लांट्स में या पोटैटो में, जिसे बोलेंगे
PSTD, क्या बोलेंगे? PSTD। फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो हम बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। फुल फॉर्म उसका होगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। एक डिजीज काज करेगा, क्या काज करेगा? डिजीज। एक डिजीज काज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं PSTD या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपकी एनसीईआरटी में वायरॉइड को लेकर इतनी चीजें दी गई हैं। ये कैसा होगा? डिस्कवरी इसकी किसने की? टी.ओ. डाइनर साहब ने 1971 में। कैसा होगा इसका जेनेटिक मटेरियल? फ्री होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा एंड विदाउट प्रोटीन कोट का होगा। इस पर कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाएगी। स्मॉलर देन वायरस होगा एंड ये एक डिजीज काज करेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? PSTD और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यहां तक चीजें क्लियर? तो हम लोगों ने कंप्लीट किया बच्चों वायरॉइड को। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियॉन के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? प्रियॉन के बारे में। तो हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी? प्रियॉन होगी। चलो प्रियॉन्स, हम लोग प्रियॉन्स के बारे में समझते हैं बच्चों। तो प्रियॉन की जो डिस्कवरी होगी वो की थी क्रूसनर साहब ने। किसने किया था? क्रूसनर साहब ने किया था, 1982 में किया था। प्रियॉन्स जो होता है ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का मतलब प्रोटीन की ऐसी फोल्डिंग हो सकती है, ऐसी फोल्डिंग भी हो सकती है, मींस प्रोटीन का बना होगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाएगा, कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। और जो इसका साइज होता है बच्चों वो वायरस के जैसा होता है, साइज सिमिलर टू वायरस। यहां तक चीजें क्लियर? तो हम लोग एक एक पॉइंट्स इसका लिख लेते हैं। 3 से 4 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और इसके टोटल 2 डिजीज दिए गए हैं। एक तो कैटल्स में दिया गया है और दूसरा दिया गया है ह्यूमंस में। अगर हम कैटल्स में इसके डिजीज की बात करें तो कैटल्स में एक काज करता है बोवाइन स्पॉन्जीफार्म इंसिफेलोपैथी, जिसको लिखा है BSE एंड उसी को बोल सकते हैं मैड काउ डिजीज। और अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक काज करेगा पुरु डिजीज को लाफिंग डेथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लाफिंग डेथ। तो हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। डिस्कवर्ड बाई इसकी डिस्कवरी किसने की? क्रूसिनर ने। एक सेकेंड बच्चों, कवर्ड बाई क्रूसिनर इन 1982, 1882 में की डिस्कवरी किसने की? क्रूसिनर साहब ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये कैसा होगा? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा। ये कैसा होगा? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होंगे। ये पूरी तरीके से किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नो जेनेटिक मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। नो जेनेटिक मटेरियल, यहां पर कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, साइज इसकी जो होगी, साइज सिमिलर टू वायरस। इसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी? वायरस के सिमिलर होगी। अब हम लोग इसके डिजीज को डिस्कस करते हैं। डिजीज को, फिगर को हम लोग हटा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं डिजीज के बारे में। ये डिजीज काज करता है, उस डिजीज को क्या करता है बच्चों, काज करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटल्स में। यहाँ पर कैटल्स में एक डिजीज काज करेगा जिसको बोलेंगे BSE, तो बोलेंगे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, इंसिफेलोपैथी। और इसी को क्या बोल सकते हैं, मैड काऊ डिजीज। इसी को बोल सकते हैं मैड काऊ डिजीज। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैड काऊ डिजीज। इसी को बोल सकते हैं मैड काऊ डिजीज। ये बात की हम लोगों ने कैटल्स की। कहाँ की, कैटल्स की। ये कैटल्स में एक डिजीज काज करेंगे जिसे बोलेंगे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी या मैड काऊ डिजीज। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स में ये कौन सा डिजीज काज करेगा। कहाँ पर, एनिमल्स में। ये एनिमल्स में बच्चों, एनिमल्स में एक डिजीज काज करेगा या ह्यूमंस करते हैं बच्चों, ठीक है। ह्यूमंस में एक डिजीज काज करेगा, ह्यूमंस में काज करेगा ये बच्चों जैकब डिजीज। एंड सेकेंड आपका हो जाएगा पुरु डिजीज, इसको लाफिंग डेथ भी बोलते हैं। ये दो डिजीज, टोटल दो डिजीज क्या करेगा, काज करेगा ह्यूमंस में। एक को बोलेंगे जैकब डिजीज और दूसरे को क्या बोलेंगे, पुरु डिजीज या लाफिंग डेथ। लाफिंग डेथ में होता क्या है बच्चों, जब इसका इन्फेक्शन बढ़ता है, प्रियॉन्स का इन्फेक्शन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, लाफिंग डिजीज को काज करेगा। इसमें इंसान हंसते हंसते मर जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इंसान हंसते हंसते मर जाता है। तो ये टोटल दो डिजीजेज हैं आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने प्रियॉन्स को कवर किया, प्रियॉन्स को क्या किया, कवर किया। अब हम लोग का अंतिम पॉइंट है बच्चों अपनी एनसीईआरटी में, लाइकेंस के बारे में कुछ दिया गया है। 4-6 पॉइंट्स लाइकेन के बारे में हैं। हम लोग समझ लेते हैं लाइकेन क्या होता है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से रीड करते हैं। तो अपनी हेडिंग क्या बनेगी बच्चों, अपनी हेडिंग बनेगी लाइकेंस। हेडिंग अपनी बनेगी लाइकेन। लाइकेन क्या होता है बच्चों, लाइकेन जो होता है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गी के बीच में। एल्गी और फंगस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा। उसी को क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, लाइकेन। तो हम लोग लिखते चलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, देख बेटा लोग इसको फिगर के फॉर्म में समझ लेते हैं। जो नेटवर्क लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे,
फंजाई। क्या बोलेंगे? फंजाई। और ये जो बीच का स्पेस आपको दिख रहा होगा इसे बोलेंगे एल्गी। ये क्या बोलेंगे? एल्गी। ये एल्गी और फंजाई का क्या होगा? म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा। यहां पर एल्गी को क्या बोलेंगे या एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? एल्गी और फंजाई के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। एल्गी को बोलेंगे बच्चों, एल्गी आपका क्या होगा? एल्गी को बोलेंगे फाइकोबायंट। क्या बोलेंगे? फाइकोबायंट। फाइकोबायंट बोलेंगे। और अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई को क्या बोलेंगे? माइकोबायंट। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? फाइकोलॉजी। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। उसी तरीके से एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? फाइकोबायंट बोलेंगे। एंड फंगल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? माइकोबायंट बोलेंगे। अब इनका फंक्शन क्या होगा? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है तो एक दूसरे को कुछ तो आदान प्रदान कर रहे होंगे, तो हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। फाइकोबायंट क्या करेगा? ये कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक होगा। कैसा होगा बच्चों? ऑटोट्रॉपिक होगा। एक सेकेंड बच्चों, ये कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक होगा। और ये कैसा होगा? ये हेट्रोट्रॉपिक होगा। हेट्रोट्रॉपिक। यहां तक चीजें क्लियर? ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक होगा तो क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा फूड का। फूड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। किसके लिए करेगा? माइकोलॉजी मतलब माइकोबियॉन्ट के लिए, मतलब फंजाई के लिए। फंजाई अपना खाना नहीं बना सकता, कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो इन्होंने मिलकर क्या किया? इन्होंने मिलकर क्या किया? एक कोलैबोरेशन किया कि मैं आपको रहने के लिए व्यवस्था दे दूंगा, पानी और मिनरल्स को प्रोवाइड करा दूंगा। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर आप ये सब चीजें अरेंज कर देंगे तो मैं आपको खाना बना के खिला दूंगा। बस इतनी सी बात है। यहां तक चीजें क्लियर? ऑटोट्रॉपिक होगा तो ये क्या करेगा बच्चों? अगर ये ऑटोट्रॉपिक होगा तो ये करेगा प्रिपेयर फूड, फोटोसिंथेसिस करेगा। प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। ये फंजाई के लिए क्या करेगा? फंजाई के लिए खाना बना देगा। और फंजाई क्या करेगा इसके लिए? फंजाई इसको क्या करेगा? प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। यहां तक चीजें क्लियर? फंजाई क्या करेगा बच्चों? फंजाई इसके लिए रहने की व्यवस्था कर देगा, पानी और मिनरल्स की व्यवस्था कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर? फंजाई ने इसे क्या किया? शेल्टर प्रोवाइड किया, वाटर एंड मिनरल्स को प्रोवाइड कर दिया। और फाइकोबियॉन्ट एल्गी ने क्या किया? फूड का फॉर्मेशन कर दिया। किसके लिए? फंजाई के लिए। इन दोनों का काम चल गया। एक दूसरे का काम क्या हुआ? चल गया इन लोग का। और लाइकेन के बारे में एक खास बात है बच्चों, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जिस भी इलाके में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा लाइकेन वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। मेनली किसके लिए इंडिकेटर होगा? SO2 पॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? SO2 पॉल्यूशन के लिए क्या होगा? इंडिकेटर होगा। SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर। SO2 पॉल्यूशन का क्या होगा? ये इंडिकेटर होगा। जैसे अपने यूपी में मथुरा में रिफाइनरीज हैं, वहाँ से क्या होता है? SO2 पॉल्यूशन निकलता है। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते। अपने प्रयागराज की बात कर लें, यहाँ पर भी लाइकेंस ग्रो नहीं करते। वहाँ का प्रभाव यहाँ तक है। ठीक है बच्चों? तो इतनी सी बातें आपकी NCERT में दी गई हैं फंजाई को, लाइकेन को लेकर। ये क्या होगा? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा किसके बीच का? एल्गी और फंजाई के बीच का। एल्गल कंपोनेंट को बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट,
फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबियन। एल्गल कंपोनेंट आपका क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा तो फूड का फॉर्मेशन कर लेगा। फंगल कंपोनेंट जो होगा ये हेटरोट्रॉपिक होगा तो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ तक चीजें क्लियर। लाइकेंस जो होता है SO2 पॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इंडिकेटर होता है, या पॉल्यूशन का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इतनी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी से आपके वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेन के बारे में। तो देख बेटा, वायरॉइड्स इन 1971 टीओ डाइनर ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया। टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। क्या होगा, वाज स्मॉलर देन वायरस। ये क्या होगा, वायरसेस से तो छोटा होगा। कार्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, कौन सी डिजीज को काज कर रहा है, इसे हमने बोला PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यहां तक चीजें क्लियर। इट वाज फाउंड बी फ्री आरएनए। कैसा आरएनए होगा इसका बेटा, फ्री आरएनए होगा। इट लैक्स प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड का होगा। कैसा होगा, विदाउट प्रोटीन कोड। इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस नेम वायरॉइड। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, वायरॉइड। अगर नाम को हम देखें तो इसमें वाइड टर्म आता है। क्या आता है, वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, वैकेंसी। तो वायरॉइड में अगर वैकेंसी हुई मीन्स यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। और अगर हम प्रोटीन्स की ही बस बात करें तो क्या होगा, प्रियॉन होगा। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। कैसा आरएनए होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा बच्चों। कैसा होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। वायरॉइड के बारे में इतनी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स क्या होता है, प्रियॉन्स जो होगा इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करेगा। क्या काज करेगा, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज को काज करेगा। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली। कैसा होगा, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। हमने आपसे बताया क्या होगा, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होगा। द एजेंट वाज सिमिलर साइज टू वायरस। इसका साइज कैसा होगा, वायरस के सिमिलर होगा। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। इसे क्या बोलेंगे, प्रियॉन्स बोलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर। द मोस्ट नोटेबल डिजीज, जो मोस्ट नोटेबल डिजीज है वो क्या है, काज्ड बाय प्रियॉन्स, इज या आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी। क्या होगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, जिसको यहां पर लिखा है BSE, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। ये कहां पर होगा, कैटल्स में। और अगर हम लोग बात करें इसके एक और वेरिएंट की जिसको बोलेंगे जैकब डिजीज, वो कहां पर पाया जाएगा, वो होगा ह्यूमंस में। हमने आपसे ह्यूमंस में एक और डिजीज डिस्कस की जिसको बोलते हैं लाफिंग डेथ। लाफिंग डेथ मीन्स कुरु डिजीज। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन। किसके बीच का एसोसिएशन है, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है। द एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, फाइकोबियंट। हमने आपसे बताया एल्गल कंपोनेंट को बोलेंगे फाइकोबियंट एंड फंगल कंपोनेंट को बोलेंगे माइकोबियंट। विच आर ऑटोट्रॉपिक। जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा और जो फंगल कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गी क्या करेगा, फाइकोबियंट क्या करेगा, फंजाई के लिए खाना बना देगा। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। फंजाई इसके लिए रहने की व्यवस्था कर देगा, पानी की व्यवस्था कर देगा और मिनरल्स प्रोवाइड कर देगा। यहां तक चीजें क्लियर। फॉर इट्स पार्टनर, तो क्लोज is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had a two different organism। जब भी आप लाइकेंस को देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है। हम लोग आगे देखते हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। कैसा होता है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर हम मेनली बात करें तो कैसे पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये पॉल्यूटेड एरिया में बच्चों ग्रो नहीं करता। अगर कहीं पर लाइकेन एब्सेंट है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हो सकता है वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो। यहां तक चीजें क्लियर। आज हमने बिल्कुल एकदम क्वालिटी के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फिनिश किया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने लिविंग वर्ड पढ़ लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके दिए गए हैं। करीबन 20 सवाल हैं। आपका लिविंग वर्ड से 8 सवाल है और यहाँ से टोटल 12 सवाल हैं। तो हम लोग
डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल वहां पर दिए गए हैं, वहां से ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल, जो कि कहाँ से होंगे, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के कुछ सवाल करते रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ सवाल करते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो हम लोग का अगला जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, लिविंग वर्ड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। लिविंग वर्ड के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चल बेटा, अब हम लोग देखते हैं पहले सवाल को। हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, हम स्पीसीज टू किंगडम जा रहे हैं, ठीक है। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे। बेटा जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, बट नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, विल डिक्रीजेज। जब भी हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे, और जब भी हम किंगडम टू स्पीसीज जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर। पहले सवाल का आंसर क्या होगा आपका, विल डिक्रीजेज। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, हम लोग सेकंड सवाल को देख लेते हैं। Which of the following suffixes used for units of classification in plants indicate a taxonomic category family। बोल रहा है कि फैमिली के लिए सफिक्स क्या कौन सा हो सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं। एल्स, ओनी, एसी एंड एई। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा बच्चों वो क्या होगा, एसी होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिलिएसी, सोलेनेसी, हैबेसी, तो क्या है ये सब, फैमिलीज हैं। लिलिएसी क्या है, फैमिली है। सोलेनेसी क्या है, फैमिली है। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला। फैमिली के लिए क्या सफिक्स होगा, एसी, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है आपका, सोलेनेसी, सोलेनेसी या लिलिएसी, लिलिएसी। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ऐसा तो नहीं था। सिस्टमैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, सिस्टमैटिक्स में हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। और बात अगर हम टैक्सोनॉमी की करें तो वहां पर हमने पढ़ा था, टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। सेकेंड वाला पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नहीं यहाँ पर प्रिजर्वेशन की भी कोई बात नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर आपका होगा थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। कैसी होगी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हम लोग देखते हैं चौथे सवाल को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीनस रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, किसी एक इंडिविजुअल को जीनस रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स या एनिमल के कलेक्शन को हम लोग जीनस बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल, तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, थर्ड होगा। रीजन हम लोग समझेंगे, आंसर हम लोग का थर्ड होगा, बट रीजन हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं जीनस की तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज का क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या है, स्पीसीज है। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग सोलेनम जीनस की बात करते हैं तो इसके टोटल 3 स्पीसीज दिए गए हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलांजिना, सोलेनम आपका एक हो जाएगा निग्रम। 3 स्पीसीज दिए गए हैं।
तीन स्पीसीज कैसे हैं, सिमिलर हैं, ये ग्रुप बनाएंगे या ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे जीनस सोलेनम का। और अगर हम एनिमल के एग्जाम्पल की बात कर लें तो एनिमल्स में हम लोग देखेंगे पैंथेरा, पैंथेरा जीनस को देखते हैं। पैंथेरा के भी तीन स्पीसीज दिए गए हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो ये टाइग्रिस, पार्डस और लियो क्या हैं, स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। यही तीनों मिलके क्या करेंगे, जीनस पैंथेरा का फॉर्मेशन करेंगे। और किसी भी जीनस में बच्चों अगर मोर देन वन स्पीसीज आती है देन उसको क्या बोलेंगे, पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। कैसा जीनस बोलेंगे, पॉलीटिपिक जीनस बोलेंगे। और अगर हम लोग बात करें मोनोटिपिक जीनस की तो मोनोटिपिक जीनस का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, ह्यूमंस होंगे। जैसे हम लोग का नाम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मीन्स होमो के लिए, होमो क्या है आपका जीनस है, सैपियंस आपका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और तो हम लोग का कोई नाम नहीं है, या हम लोग के जीनस के और भी कोई स्पीसीज तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग मोनोटिपिक जीनस की बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल होगा होमो सैपियंस। हम लोग अब 5th नंबर सवाल को देखते हैं, 5वें सवाल को देखते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, यहां पर बात कर रहा है बच्चों फाइलम की। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू द हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो जो फाइलम होता है बच्चों, जब हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन को तो सबसे पहले लिखते हैं किंगडम, देन अगर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें देन डिवीजन, उसके बाद क्या आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो किंगडम के बाद आता है फाइलम। तो अगर फाइलम के इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या जाएगा, डिवीजन। प्लांट्स में डिवीजन टर्म का यूज होता है और एनिमल्स में फाइलम टर्म का यूज होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम लेवल, अगर इनका हायरार्किकल लेवल देखा जाएगा तो सेम होता है, बस एनिमल और प्लांट्स का फर्क होता है। अब हम लोग देखते हैं 6ठे नंबर सवाल को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। बोल रहा है कि उनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा, कैसा होगा, सेम टाइप का। हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। थर्ड वाला ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ आपका ऑल ऑफ एबव। तो हम लोग इसको समझते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, वो तो कॉमन होगा, सेम होगा। हम लोग को पता भी है जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। आरएनए की अगर बात करें तो वो कहां पर जेनेटिक मटेरियल होगा, वायरस में होगा। तो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होगा। बट अगर हम बात करें, मान लेते हैं डॉग्स के डीएनए के बारे में, ह्यूमंस के डीएनए के बारे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो सब में डीएनए का जो अमाउंट होगा या जो डिग्री होगी सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। बट जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो कॉमन ही होगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री। जेनेटिक मटेरियल तो कॉमन होगा बट उसका जो लेवल होगा या डिग्री क्या होगी, वो अलग अलग होगी। पहला वाला ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का नहीं होता है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है, बस उसकी डिग्री क्या होती है, अलग अलग होती है। हम लोग 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। 7वें नंबर सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का आपका संवाद आएगा बच्चों तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज टोटल 3 आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। पहला आपका होगा मेटाबॉलिज्म, सेकंड की बात करें तो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल स्ट्रक्चर, थर्ड की बात अगर हम करते हैं बच्चों तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। 3 ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दी गई हैं। यहाँ पर पहले में क्या दिया गया है, ग्रोथ, सेकेंड में दिया गया है एबिलिटी टू मेक साउंड, थर्ड में रिप्रोडक्शन, चौथे में दिया गया है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस में हम लोग 2 चीजों को देखेंगे। पहला तो वो क्या करेगा, सेंस करेगा एनवायरनमेंट को, दूसरा उसको लेकर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या करेगा, टू सेंस करेगा, पहले सेंस करेगा देन उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। अगर हम छुई मुई की बात करें तो अगर हम उसको टच करते हैं तो जैसे हम उसको टच करेंगे वो तुरंत क्या कर लेगा, मुरझा जाता है। क्या करता है वो, मुरझा जाता है। तो वैसे ही आपका जो डिफाइनिंग फीचर क्या होगा, वो होगा कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ग्रोथ क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए, उस पर अगर स्नोफॉल हुई, बर्फ जम गई तो उनमें क्या होगा, उनमें भी ग्रोथ होगा। बट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं पाया जाएगा। बट नॉन लिविंग जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि आपकी वर्कर हनी भी हो गई, स्टेराइल वर्कर भी हो गई, या आपका क्या हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गया,
एक और आपका एग्जाम्पल यहाँ पर बनेगा म्यूल, और क्या एग्जाम्पल होगा? म्यूल। तो टोटल 3 एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं एक्सेप्शन रिप्रोडक्शन के। इसलिए ये भी क्या कैसा प्रॉपर्टी होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ना कि डिफाइनिंग फीचर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? डी वाला, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहां तक चीजें क्लियर? अगले सवाल को देखते हैं। आपके पास मैचिंग का सवाल दिया गया है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का आपका क्या दिया गया है? क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसे अरेंज करना है, हमें बस समझना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बच्चों इसकी फैमिली के बारे में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किंगडम के बारे में। तो किंगडम क्या होगा पोटैटो का? पोटैटो का किंगडम होगा बच्चों किंगडम प्लांटी। क्या हो गया बच्चों? किंगडम प्लांटी। स्पीशीज की बात करें तो क्या हो जाएगा? ट्यूबरोसम। क्या हो जाएगा? ट्यूबरोसम। जीनस की बात करें तो क्या हो जाएगा? सोलेनम, थर्ड वाला। चौथा और अगर हम लोग बात करें पॉलीमोनी एल्स के बारे में, सोलेनेसी क्या है? इसकी फैमिली हो जाएगी। फैमिली की बात करें तो क्या हो जाएगी? सोलेनेसी। एंड ऑर्डर की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉलीमोनियल्स। तो अब हम लोग मैच करा लेते हैं। फैमिली ए का क्या हुआ? 5वां। ए का क्या हुआ? 5वां। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट वाला, ए का 5वां। देन देखते हैं किंगडम को। किंगडम क्या होगा? प्लांटी होगा, जो कि क्या है? चौथा। थर्ड आपका क्या? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? पॉलीमोनियल्स होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। देन देखते हैं स्पीशीज को, जो कि डी वाला है, वो क्या होगा? ट्यूबरोसम, पहला। एंड ई देखते हैं, मतलब जीनस को देखते हैं तो क्या होगा? सोलेनम। ई का क्या होगा? थर्ड होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहां तक चीजें क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स। टोटल 11 या 12 सवाल हैं, हम लोग उसको डिस्कस करके फिर आज की क्लास यहीं पर क्या करेंगे बच्चों? फिनिश करेंगे। और कल की क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2013 से लेकर 23 तक जितने भी सवाल आए हैं प्लांट किंगडम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पहला सवाल है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। यहां पर बोल रहा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसको बिलोंग करेगा? आंसर इसका क्या होगा बच्चों? प्रोटिस्टा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आंसर प्रोटिस्टा क्यों होगा। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और कैसा किंगडम इसका होगा? यूनिसेलुलर होगा और प्रोकैरियोटिक होगा। सेल टाइप इसका कैसा होगा? प्रोकैरियोट्स होगा। फंजाई की बात करें, ये कैसा होगा बच्चों? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया किसका मेंबर है? किंगडम मोनेरा का क्या है? सोल मेंबर है। तो ये भी कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। एंड कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा एंड प्रोकैरियोट्स होगा। आपसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात कर रहा है और आपका आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? बी वाला सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? तो इसका वेल नोन एग्जाम्पल है या वेल नोन नेम है आर्यच व्हिटकर साहब। ईयर क्या होगा इनका? कौन से ईयर में किया था? 1969 में किया था। 1969 में किया था। अब हम लोग देखते हैं कैरोलस लिनियस साहब के बारे में। इन्होंने क्या दिया था बच्चों? कैरोलस लिनियस साहब ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। कैरोलस लिनियस साहब ने दिया 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम दिया और कुछ दिया था बच्चों। क्या दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी दिया था। नॉमेनक्लेचर को भी दिया था। जब भी लिनियस साहब की बात आएगी तो इन्होंने क्या दिया? 2 किंगडम सिस्टम दिया और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड सवाल को। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरिया कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो साल्टी एरिया में पाया जाए। तो जब हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया बताए थे। एक क्या होगा? हेलोफाइल्स होगा। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा जो होगा थर्मोएस्डोफाइल्स होगा। और थर्ड जो होगा मिथनोजेंस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर आपका होगा हेलोफाइल्स।
हेलोफाइल्स ऐसा आर्की बैक्टीरिया होता है जो साल्टी एरिया में पाया जाता है। बात करते हैं अगर हम मिथनोजेंस की, ये कैसे एरिया पाया जाएगा, मार्सी एरिया में पाया जाएगा, रूमिनेंट्स के गट में पाया जाएगा, और क्या करेगा, रूमिनेंट्स के गट में पाया जाएगा, और ये क्या करेगा, मीथेन का फॉर्मेशन कराएगा। हेलियोफाइट्स का मतलब क्या होगा बच्चों, हेलियोफाइट्स का मतलब ऐसा प्लांट जो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या करे, ग्रो करे, हाई लाइट इंटेंसिटी में जो ग्रो करे वो हेलियोफाइट्स होगा। और बात करते हैं थर्मोएस्डोफाइल्स की, तो थर्मोएस्डोफाइल्स जो होंगे ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा बच्चों, बी वाला, हेलोफाइल्स। थर्ड वाला देख, अब चौथा सवाल देखते हैं, नेकेड साइटोप्लाज्म। यहां पर कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं बच्चों, नेकेड साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और सेप्रोफिटिक है। किसका कैरेक्टर होगा ये, पहला ऑप्शन मोनेरा, पहला मोनेरा, मोनेरा में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मोनेरा में तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और बात करते हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में क्या होता है बच्चों, जो इसका साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, प्रोटिस्टा की अगर ओवरऑल प्रोटिस्टा की बात करें तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अब्सेंट भी हो सकती है, तो यहाँ पर प्रोटिस्टा भी आपका आंसर सही नहीं होगा। बात करें फंजाई की, फंजाई में क्या होता है, यहाँ पर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। स्लाइम मोल्ड्स, आपका आंसर होगा स्लाइम मोल्ड्स। रीजन क्या है, स्लाइम मोल्ड्स जो होता है इस पर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल अब्सेंट होती है। इसमें कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और इसका नेचर कैसा होता है, सेप्रोफिटिक होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा डी वाला। अब हम लोग देखते हैं चौथे सवाल को, इन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई के बीच के एसोसिएशन को क्या बोलेंगे बच्चों, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच के एसोसिएशन को बोलेंगे माइकोराइजा। क्या बोलेंगे बच्चों, माइकोराइजा। जब फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन शो करे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करे, तो उसे बोलेंगे माइकोराइजा। अगर हम लाइकेन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो लाइकेन क्या होगा, लाइकेन होगा सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन होगा फंजाई एंड एल्गी के बीच का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला, माइकोराइजा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों छठे नंबर सवाल को, और डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन, डाइकैरियन कब फॉर्म होगा, उसका फॉर्मेशन कब होगा बच्चों। पहला हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, मियोसिस इज अरेस्टेड, जब मियोसिस अरेस्ट हो जाती है तब फॉर्मेशन होता है, नहीं बच्चों। द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, जब दो हैप्लॉइड सेल या न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज नहीं करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। यहाँ सेल का मतलब आप न्यूक्लियस से लेंगे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। साइटोप्लाज्म डू नॉट फ्यूज, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को या प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। आपसे डाइकैरियन फेज के बारे में पूछ रहा है, आपका आंसर कौन बनेगा, बी वाला बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड और 7वें नंबर सवाल को, कंटाजियम वीवम फ्लूडम। कंटाजियम वीवम फ्लूडम किसने दिया था बच्चों, ये टर्म दिया था M.W. बेजरिंग साहब ने। M.W. बेजरिंग साहब ने क्या किया, पत्तियों को, कुछ इन्फेक्टेड वायरल पत्तियों को क्या किया, पीसा, उनमें पानी मिलाया और हेल्दी प्लांट्स पर डाल दिया, तो उनमें भी वायरस के लक्षण दिखने लगे, मीन्स इन्फेक्शन दिखा। तो इन्होंने क्या बोला, कंटाजियम वीवम फ्लूडम, और इन्होंने उसे बोला लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। यहां तक चीजें क्लियर। इवानोव्स्की साहब की बात करें तो इन्होंने टीएमबी की डिस्कवरी की थी। स्टेनले साहब ने क्या किया था, वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। और रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, या ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने सेल की खोज की थी, जो कि कैसी सेल थी, डेड सेल थी। और लाइव सेल की बात करें तो उसकी खोज किसने की थी, एंटोनी वान लीवेनहॉक, एवी लीवेनहॉक ने। चलो अब देखते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल बच्चों, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट, मीन्स एल्गी और फंजाई के बीच के एसोसिएशन को पूछ रहा है। इसका आंसर बच्चों तुरंत हम लोग समझेंगे लाइकेन के फॉर्म में, इसको अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायराइड। वायरस और वायराइड के बीच में डिफरेंस बोल रहा है बच्चों, अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड बट प्रेजेंट इन वायरस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। वायराइड में क्या होता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बस पाया जाता है जो कि फ्री होता है और कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। हम लोग थर्ड और सेकंड और थर्ड को भी पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इन आरएनए इन वायरस। वायरस में ऐसा नहीं होता, वायरस में जो आरएनए होगा लो मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होगा, बट एब्सेंट इन वायराइड। ये स्टेटमेंट गलत है, बात ए एंड बी।
नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर कौन सा होगा? एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स बट प्रेजेंट इन वायरसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर सवाल। विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो हमने कल आपको बताया था कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसकी 3 इवेंट होती है। सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी, देन होगा कैरियोगेमी, उसके बाद होगा मियोसिस। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सी वाला ऑप्शन जो आपका है ये प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है एंड मियोसिस है। बाकी ए बी डी जो है ये अरेंज नहीं है, डिसऑर्डर के फॉर्म में है। आपका आंसर कौन सा होगा? सी वाला। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस कैसे हैं? नॉन सेलुलर हैं, but replicate themselves once they infect the host cell. To which of the following kingdom do virus belong to? वायरस को कोई किंगडम नहीं मिला बच्चों। वायरस को क्या हुआ? वायरस को तो कोई किंगडम मिला ही नहीं। वायरस को कोई किंगडम नहीं मिला, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? नन ऑफ द एबव। अब हम लोग लास्ट सवाल को देखते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिट्स आर फाउंड इन। फाइकोमाइसिट्स के मेंबर कहाँ पाए जा सकते हैं? आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, उसके बाद ABCD करके ऑप्शन बनाया गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं एक्वेटिक हैबिटाट, बिल्कुल पाया जाएगा। ये डेड एंड डिकेइंग वुड पर भी पाए जाएंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर भी पाए जाएंगे एंड बच्चों ऑब्लिगेट पैरासाइट जैसा भी बिहेवियर होगा। तो अगर आंसर आपका देखें तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर? आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों आज हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बिल्कुल क्वालिटी के साथ फिनिश किया और हम लोगों ने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के PYQ को सॉल्व करेंगे। हम लोग PYQ को भी सॉल्व करते रहेंगे क्योंकि आप लोग क्या है बच्चों ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारी चीज़ें, तो आपको रिवीजन की बस ज़रूरत है, पॉलिशिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग सवाल के फॉर्म में भी पढ़ते चलेंगे एंड क्लास के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में भी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना?